और पाजी हीरो तो फिल्मों में मतलब रील में तो हीरो है, लेकिन रियल लाइफ में भी हमारे हीरो है। मुझे लगता है कि इतना लंबा बताने की ज़रूरत नहीं। आप सब ने देखा है कि कोविड में जब हम घरों में अपने फैमिली के साथ बैठे, तब ये अपनी फैमिली को छोड़ के हमें बचाने के लिए आए थे। तब से ना रिस्पेक्ट मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई। पर पता था, पर जब पता चला ना कि कोई पंजाबी आगे आ रहा है, तो पाजी जब एक पंजाबी आगे आता है ना, तो सबकी छाती ऐसी हो जाती है। जब जैसे कोई एक गुजराती अच्छा काम करता है, सारे गुजराती खुश होते। पंजाबी कोई कर देता ना, और कोविड में कोई पंजाबी आया, भाई मज़ा ही आ गया। इतना मैंने आपकी टीम को बहुत सारे फ़ोन किए लोगों के लिए, हर बार हर काम हुआ पाजी। ऐसा नहीं कि मतलब, क्योंकि पाजी को कभी कभी पता था कि टीम इतनी बड़ी है और इतने सारे लोग थे जो परेशान थे। जो आपने नंबर दिया था पाजी, हमने उनको इतना सताया, मतलब इतने सारे ज़रूरतमंद थे जिनका नंबर दिया, और सबका काम हुआ है पाजी। थैंक यू सो मच उन सब की तरफ से। भगवान करे कि आप हमेशा हेल्दी रहो और बस सेवा ही कर दें। थैंक यू सो मच। पहली बात तो बड़ा थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। बड़े टाइम से मैं देखता आया हूँ आपका शो, और बड़ा प्राउड महसूस होता है कि आपने भी कहाँ से स्क्रैच से शुरुआत करके आज ये कितना बड़ा मुकाम बनाया दोनों ने। आई फील सो प्राउड ऑफ यू। और जैसे आपने कोविड में बोला, मुझे नहीं लगता कि हम अकेले सब करते हैं। कहीं ना कहीं रिश्ते जुड़ने शुरू होते हैं और ऊपर वाला रास्ता दिखाना शुरू करता है। एंड आई ऑलवेज रिमेंबर कि जब मुझसे लोग पूछते थे कि लोगों को घर कैसे भेजते हो, तो मैं हमेशा कहा करता था कि मैं नहीं घर भेजता, ये तो उनकी माँ बाप की दुआएं हैं जो उनको वापस बुला लेती हैं। मैं सिर्फ ज़रिया हूँ। और मुझे लगता है कि जब हमारी और आपकी भी मुलाकात जब टीम्स जुड़ी कोविड में, तो आई थिंक वी एडेड एज ए कैटलिस्ट, हम लोग ज़रिया बने लोगों तक पहुँचने का। और आई थिंक दुआएं कमाना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब सच्ची। मतलब आधे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता, आधे लोग जो सोशल मीडिया रहते हैं जिनको पता चलता है। पाजी डांस दीवाने में आए थे, और तब ऐसी वो चीज़ें थी। कोई हेलीकॉप्टर से अपने घर जा रहा है, कोई मेडिकल सर्विस हेलीकॉप्टर से मिल रही है। 24/7 आप फोन पे थे। मतलब आप काम भी इसीलिए कर रहे थे उस दौर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्प करने में बहुत पैसा जाता है। और हम सब जानते हैं कि आपने पैसा खुद मेहनत काम करके, बिजनेस का पैसा अलग होता है और काम करने का पैसा अलग होता है। तो कहीं ना कहीं आपने वो सारी मेहनतें की, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो लोगों को हेल्प की है, इंस्पायर किया हम लोगों को। और पाजी मुझे लगता है, सॉरी मैं इसको काट रही हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ इसको काट के भी, क्योंकि मैं मुंबई आई हूँ, मुझे पता है यहाँ बहुत सारे सुपरस्टार हैं। बट मैंने पाजी, मैं सच्ची कहूँ, मैंने ये 3-4 ही सुपरस्टार देखे हैं। एक बच्चन साहब, सलमान भाई, शाहरुख सर, और एक आप, जिनके घर के बाहर इतनी भीड़ होती है लोग मिलने के लिए। मतलब एक झलक मिल जाए सोनू सूद की। हमें एक आंटी थी, कहती मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो बंदा देखना है कि वो कैसा लगता है। क्योंकि मैंने ना हमेशा मूर्तियाँ देखी हैं भगवान की, पत्थर की मूर्तियाँ देखी, मैं छू नहीं सकती। मैं उसको छूना चाहती हूँ कि वो भगवान जैसा है, हमारे जैसा ही है। तो मैं इतना इमोशनल होगी ना उसकी बात सुन के। मैंने बोला आंटी मैं आपका मैसेज उनको ज़रूर दूंगी पाजी। मतलब लोग मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ। नहीं, आई थिंक दुआएं बड़ा असर होता है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब दुआएं का पहिया ज़िंदगी के साथ लगता है तो गाड़ी की रफ्तार बड़ी तेज़ होती है। हम लोग जब आए थे, आप भी जब आए थे, आपको पता है कि हम लोग आप कितने भी आपके अंदर हुनर हो, कितना भी टैलेंट हो, लेकिन कई बार जब वो लोगों तक के साथ तब कनेक्ट होता है जब आप आपके साथ किसी न किसी की विशेष दुआएं जुड़ी होती, चाहे आपके माँ बाप की हो, चाहे आपके दोस्तों की, या आपके साथ जो लोग मिलते हैं और आप कैसे लोगों को साथ लेके चलते हो जो आपकी जर्नी में शुरू का हिस्सा रहे थे। सो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में उन दुआओं का, प्रेयर्स का बड़ा एक अहम योगदान रहा है। और बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी भर हम लोग भागते रहे बॉक्स ऑफिस नंबर्स के अंदर गिनती डालने के लिए, पर मुझे लगता है कि दुआओं की गिनती के अंदर हमें के लिए भागना चाहिए, फिर बॉक्स ऑफिस नंबर सब छोटे लगने लग जाते हैं। वाह 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 पाजी, हम लोगों को दुआएं देते रहते हैं, हमें भी लोगों की दुआएं मिलती रहती है। लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा दुआएं मिली होती है ना, हमने कभी उससे पूछा नहीं कि दुआओं के बाद लाइफ चेंज होती है। पाजी कोविड में आपको इतनी कोई ऐसी माँ नहीं होगी जिसने आपको हाथ उठा के आपके लिए दुआ नहीं मांगी होगी। हमारी माएँ भी बीच में पाजी, वो इतनी सारी दुआएं मिली, हमें भी पता है। उसके बाद लाइफ चेंज हुई पाजी, दुआओं का फील होता है। मैं आपको बताऊं ना, एक बड़ी कमाल की फीलिंग है। मैं 20-22 साल पहले जब बॉम्बे आए, फिल्में की, 12-13 भाषाओं में पिक्चरें की, हिट हुई, हॉलीवुड के स्टार्स के साथ काम किया, सब किया, और लगा कि यार क्या फीलिंग है इन बड़ी फिल्म्स का हिस्सा होना, बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े डायरेक्टर्स हॉलीवुड की फिल्म्स कर रहे हैं, आप सब कुछ है। फिर कोविड का दौर आता है, और उस समय मुझे याद है कि मैं पृथ्वीराज की शूट कर रहा था, और 80% फिल्म कंप्लीट हो गई थी। फिर मैं कोविड लग गया, फिर कोविड की हमारी सफ़र शुरू हुआ, लोगों से जुड़े जो भी हुआ। जब वापस 1 साल बाद शूटिंग वापस शुरू हुई और उसी सेट पे गया, भारती मुझे वो सारा सेट ना एकदम छोटा लगने लग गया। तो अचानक वो कैमरे, वो लोग, वो दुनिया, वो क्राउड सब छोटा लगने लग गया।
तो मैं जब घुसा तो मैंने बोला यार इसी सेट पे जब मैं पहली दफ़ा आया था तो ऐसा लग रहा था यार ये ऐसे बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करना है, ये ऐसा काम करना है, चलो फाइनली हो रहा है। अब अचानक की दुनिया छोटी क्यों लगने लगी। और मैं बैठा था अपने कॉर्नर के अंदर, तो मैं एक पृथ्वीराज में को अरीना टाइप का बना होता है पूरा, जहाँ पे नीचे जंग वंग चढ़ी रहती है। मैं खड़ा था, मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे, तो उनके अलग अलग गेटअप से, एक से दाढ़ी वाड़ी लगाई थी क्योंकि पीरियड फिल्म थी। तो मेरे को पीछे एक बंदा बोलता है कि भाजी आपने ना मेरी मदर का ना कैंसर का ऑपरेशन करा दिया था। मैं था। एक बंदा बोलता है यार राशन आपके यहाँ 6 महीने से आ रहा था। एक बंदा बोलता है मेरी यार दवाइयाँ आपके यहाँ से आ रही थी। तो मैं उन लोगों को भी मिला नहीं था, जानता नहीं था, पर वो क्राउड का हिस्सा थे, जो हज़ारों लोग क्राउड में थे उसके अंदर। सो मुझे ये अचानक लगा कि आज तक हम भागते रहे उस कैमरे के पीछे कि यार इसमें नाम कमाना है, अरे उसको इम्प्रेस करना है, उसको वो उससे दोस्ती बनानी है, उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना है, उस डायरेक्टर के कैंप का हिस्सा बनना है। हम उसी चक्कर में दौड़ते रहे। एक्चुअल जो दुनिया थी वो तो कैमरे से उस तरफ थी कि कैमरे से जब आप दूर भागना शुरू करते हो तब आप अपनी सोल से जुड़ना शुरू करते हो, आप अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू करते हो, और उसके बाद आपको हर चीज़ का जो दौड़ होती है ना बंद हो जाती है। फिर आपको लगता है कि यार जो मैं करूँगा अपने हिसाब से करूँगा, जितना करूँगा अपने हिसाब से करूँगा। और वो जो सेटिस्फेक्शन वो इतनी कमाल की है कि मैं हर रोज़ ऊपर वाले का थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर वो मेरा कनेक्शन जुड़ा ही ना होता, वो सोल से जुड़ा ही ना होता, शायद मैं और 20-50-100 फिल्में कर ली होती और शायद बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर्स के हिस्से बन गए होते, पर मैं अपने आप से कभी ज़िंदगी में जुड़ ही नहीं पाता। और ऐसा होता है हमारी लाइन के अंदर, क्योंकि हम हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने में, हम लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं उस दौड़ में लगे रहते हैं और कभी अपने आप से जुड़ ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि इस आम जनता ने मुझे अपने आप से जोड़ा, और आज लगता है कि जो मैं 25 साल 20 साल पहले करने आया था वो अब अचीव हुआ है। वो इन फिल्मों ने नहीं दिया, वो आम जनता ने दिया है। बहुत इसका मतलब ब्लेसिंग में बहुत असर है। नहीं, और मैं ना ये भी मानता हूँ कि ये चीज़ आपके अंदर सालों से थी, आप ऐसे ही थे। क्योंकि मैं बताता हूँ 2010 में जब आपकी दबंग आई, मैं अपना काम धीरे धीरे शुरू कर रहा था, तो हम सब स्ट्रगलिंग राइटर्स, कोई क्रिएटिव डायरेक्टर, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई एडी, उसमें से एक आदमी था जिसने आपके साथ काम किया था, और तब दबंग आई थी। वो आदमी मेरे को आज जब आप बोल रहे हो ना तो सीधा वो बात याद आई, सोनू सूद को जानता है दबंग? मैंने बोला हाँ भाई। बोलता भाई मेरे साथ हम लोग ट्रेन में गए थे, भाई क्या आदमी है वो, भाई अभी वो स्टार बन गया, लेकिन पता है मेरे को उस दिन वो हेल्प चाहिए थी, उसने हेल्प किया, वो मिला, वो बात किया, ये किया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बिकॉज ये बात इतनी सच है। और वो आदमी ने मुझे तब बोला था, आज से 15 साल पहले, कि यार वो आदमी सच में बहुत अच्छा है। और तब मेरे लिए आप एक एक्टर, एक हीरो थे। हाँ वाह वेरी नाइस, ये बात खत्म हो गई। कट्टू जब आप बोल रहे हो ना तो मुझे लग रहा है कि हाँ यार ये जर्नी बड़ी लंबी है। आप ऐसे ही थे, बस आपको मौका मिलता गया कि भाई अब कोविड है, अब सबको ज़रूरत है, तो चलो यार लेट मी गो इन एंड आउट और मेरे को सब करने दो। सो कहीं ना कहीं अंदर ही है। आई फील कि मैं जुड़ जाता हूँ। मैं वही बोलता हूँ, मैं अपने भी स्टाफ को या सबको ही बोलता हूँ, या जो भी हमारे कोई एक्टर्स होते हैं कई बार मैं बोलते हैं यार क्या फ़र्क होता है। मैं बोलता हूँ कि यार जो आपके साथ 20 या 25 साल पहले दोस्त थे, या जो भी आपके साथ लोग थे, आज भी अगर उसी हक से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, या उनको लगता है कि यार मैं इसी हक से इसको अप्रोच कर सकता हूँ, कि मैं भारती को, मैं अमृतसर से जानता था, कि आज भी मैं भारती को इसके कंधे पे हाथ रख के बोल सकता है भारती कितने चल रही है तुम। तो आज अगर उसके अंदर वो ताकत है इसको अप्रोच करने की, तो इसका मतलब इसमें वो बदलाव नहीं आया है, और आपका कैरेक्टर आज भी वही है जो एक्चुअल था। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग इतना मेकअप लगाते रहते हैं, इतने कैमरे और लाइटों के बीच में गाते हैं, और कहीं ना कहीं वो मेकअप की परत जो होती है ना उतर ही नहीं पाती। और अक्सर बहुत सारे हमारे अनफॉर्चुनेटली कि बहुत सारे हमारे कलीग्स जो होते हैं वो ऑफ कैमरा भी एक्टिंग चलती रहती है। तो विच इज़ अ वेरी सैड स्टेट, विच इज़ वेरी सैड। हमें पता चलता है, आपको पता चलता है कि यार क्यों कर रहे हैं, क्यों एक ऐसे बबल के अंदर हम लोग जी रहे हैं, क्यों ऐसे मैनेजर्स की कल्चर साथ में लेके चल रहे हैं कि भैया पूरा आके देखेंगे कैसा है, नहीं है वो ऐसा नहीं चलेगा, ये बोलना है, कैसा लगाना है, ये लगाना है। तो हम एक ऐसा बबल क्रिएट कर देते हैं अपने आसपास कि जो अपने लोग होते हैं उस बबल के अंदर कभी आ ही नहीं पाते, उसको तोड़ ही नहीं पाते। अगर आप उस बबल में नहीं हैं तो मुझे लगता है कि आप कितने भी कामयाब हो, आप बहुत फॉर्चुनेट हो। नहीं तो मुझे लगता है रिस्की है। सही कहा, क्योंकि कभी भी वो बबल बस्ट हो सकता है, और इसीलिए उसको बबल बोला जाता है कि इट कैन बस्ट एनी टाइम। और फिर आपको रियलिटी इतना हार्ड हिट करती है कि समझ नहीं आता। पाजी अब तो मेन आपने हेल्प की, ये सारी चीज़ें तो जग जाहिर है। फतेह जब मैंने देखी जी, और मैं देखता हूँ कि एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म, जहाँ पर एक फ्रेम, एक सेकंड के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया आपने। हर चीज़ आपने डायरेक्ट भी की, आपने लिखी भी, आपने प्रोड्यूस भी की, आपने एक्ट भी की। और सर हम तो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं तब भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है छोटा शो प्रोड्यूस करने में, लेकिन एक जिम्मेदारी लेना जिसके राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने जो भी सीखा, 90-100 फिल्में की होंगी मुझे लगता है, लगभग 12-13 भाषाओं में,
और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फतेह था। उसका रीज़न ये था कि कई बार हम एक्टिंग करने जाते थे तो हमें अगर एक्शन करना है तो एक्शन हमें बोलता था कि यार सोनू एक काम कर, तेरा क्लाइमैक्स की फाइट है 5-6 दिन की है, इंटरवल के अंदर 7 दिन चाहिए तेरे। तो हम लोग जाते थे, एक एक्शन डायरेक्टर 2 गुंडों को लेता था, वो फाइट वाइट कराता था हमें, हम पंच देखते, अच्छा इधर पंच मारा गिरा, इधर से उठा पंच मारा गिरा, पकड़ा इसको गिरा, तो हो गया। हम करते थे, पिक्चर रिलीज़ हो जाती थी, हिट भी हो जाती थी, लोग बोला क्या एक्शन किया, ज़बरदस्त किया। पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि यार कुछ मिसिंग है, ये ना वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हमारे कई दोस्त, हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त बोले यार हमारी पिक्चरें फ़ॉरेन जैसी क्यों नहीं दिखती हैं, हमारा उसका एक्शन फ़ॉरेन जैसा क्यों नहीं है, क्यों स्लीक वैसा नहीं दिखता हमारा एक्शन, क्यों हमारी पिक्चर की लाइटिंग वैसी नहीं होती, क्यों हमारी एडिटिंग वैसी नहीं होती। तो जब मैंने फतेह बनानी शुरू की तो मैंने उसका ना एक लाइटिंग पैटर्न सेट किया था कि पूरी फिल्म के अंदर लाइटिंग कैसी रहेगी, कि अगर आज आप लोगों का सीन है तो एक पर्टिकुलर लाइटिंग रहेगी, पीछे कौन सा क्वेश्चन कवर रहेगा, क्या फ्रेम्स रहेंगे, तो पूरी पिक्चर का एक लाइटिंग रेफरेंस बनाया था मैंने। तो एक बहुत बड़े हॉलीवुड के कैमरामैन है विंसेंजो, इटालियन है, तो मैंने उनको पूरा रेफरेंस दिया कि मुझे ऐसी पिक्चर दिखाने वाली चाहिए। तो ही वॉज वेरी इंप्रेस कि बॉलीवुड फिल्म ऐसी दिखती हैं, बट आई एम ग्लैड दैट समवन इज थिंकिंग लाइक दिस। तो वो आई बोर्ड पे फिर जब एक्शन हुआ तो मैं जो मिस करता था इतने सालों से एक्शन का, वो मैंने बोला कि अभी इस मेरी फिल्म में वैसा नहीं होगा। तो मैंने एक्शन लिखना शुरू किया। एक्शन लिखने के अंदर कि क्या पंच, क्या अगर पंच मारेगा तो वो कैसे गिरेगा या क्या चीज़ मारेगा। अक्सर क्या होता है कि हम गोलियां चलाते रहते हैं तो गोलियां ख़त्म नहीं होती हमारी। तो जब हमारा फतेह लड़ रहा था तो उसकी पिस्टल की गोलियां ख़त्म होती हैं, तो फिर वो मैगज़ीन के साथ लड़ना शुरू करता है। मैगज़ीन निकाल के, मैगज़ीन ख़त्म होता है तो वहाँ प्लेट्स होती है तो प्लेट्स मारना शुरू करता है, कप्स होते तो कप्स मारना शुरू करता है, गर्म पानी पड़ा तो गर्म पानी से लड़ाई करता है। तो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको वेपन्स बनाना शुरू करता है। तो उसका एक स्क्रिप्ट लिखा कि ऐसे ऐसा लड़ेगा। फिर मैंने एक बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं ली विटेकर, उन्होंने कैप्टन मार्वल फिल्म्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क, ये सब फिल्म्स की। मैंने उनको भेजा, मैंने बोला कि यार ये मुझे ऐसा एक्शन चाहिए, इसे बड़ा कमाल का है यार, चलो करते हैं। फिर उनकी पूरी टीम्स आई, मेक्सिको से, अमेरिका से आई, तो फिर हमने पूरा उनका एक्शन किया। अब ये हो गया था एक्शन का पार्ट। अभी मुझे था कि म्यूज़िक इसके पीछे ऐसा होना चाहिए कि एकदम डिचक टाइप नहीं, जैसे बजता हमारा वैसा नहीं चाहिए। तो मैंने जब सीन्स लिख रहा था तो मेरे माइंड में म्यूज़िक का एक पैटर्न बना हुआ था कि ऐसा म्यूज़िक साउंड होगा। तो बहुत बड़े वर्ल्ड के नंबर 1 जो म्यूज़िक बनाते हैं, हांस जिमर नाम है उनका। सो जिन्होंने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, ड्यून जैसी फिल्म्स बनाई और टॉप गन, ग्लैडिएटर, इन फिल्म का म्यूज़िक दिया, इज नंबर 1। तो मैं बड़ा उनका फ़ैन रहा हूँ। और उनकी एक लीड वोकलिस्ट है, लॉर कॉटलर नाम था उनका, जो ड्यून जो फिल्म आई थी उसके अंदर वॉइस उन्होंने दी थी शायद। तो मैं लॉर कॉटलर से कनेक्ट किया, मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वॉइस फतेह की वॉइस हो। शी वॉज़ वेरी हैप्पी जब उन्होंने रशेस देखे। फिर हांस जिमर का हमने एक सॉन्ग लिया विच इज़ कॉल्ड टू द मून, और फिर हमने वो पूरा बैकग्राउंड स्कोर रेडी किया। अगर आप फतेह का बैकग्राउंड स्कोर सुनेंगे तो उसका साउंड ऐसा है कि अगर आप हेडफोन्स लगा के सुनेंगे आपको लगेगा कि फ़ॉरेन की फिल्म का साउंड चल रहा है। सो ये पहली फिल्म थी मेरा, तो मुझे चीज़ें इकट्ठी करने में लगा। बट अभी क्या हुआ कि ये काम करते करते एक ऐसी टीम और एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि यार अब जब नेक्स्ट बनाएंगे, जो भी जल्द हम लोग अनाउंस भी करेंगे जो नेक्स्ट करने वाला हूँ, तो उसमें एक अलग लेवल का बेंचमार्क सेट किया मैंने अपने आप के लिए। तो कोशिश करूँगा कि जो सीखा है फतेह में इस 2-2.5 साल के अंदर, उस समय मैंने कोई और फिल्म नहीं की, बड़ी फिल्म चाहिए मैं क्या नहीं करूँगा, सिर्फ यही करूँगा मैं, बिकॉज आई वॉज टोटली फोकस इन दैट। तो अभी जो करेंगे तो विल ट्राई कि और इससे बेहतर बनाएं और बड़ा करें। ये तो कमाल करती पाजी, मतलब हम चाहते हैं कि हम हॉलीवुड में काम करें, पाजी ने हॉलीवुड को यहाँ काम करवा दिया। एंड ये यहाँ से पता लगता है कि आदमी कितना प्रोजेक्ट से और कितना पर्टिकुलर है और कितना नॉलेज रखता है अपनी चीज़ को लेकर। क्योंकि किसी टॉप आदमी के पास जाना और अपनी चीज़ समझाने के लिए आपको उस चीज़ की समझ होना बड़ी जरूरी है। तो वो तो क्या बात है यार। अजी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, बड़े बड़े जैसे ये हॉलीवुड के लोग यहाँ पे काम किया आपके साथ, अजी ये कैसे हम जो बॉलीवुड वाले हमको कैसा समझते हैं, मेहनती, अच्छा के खाना पूर्ति वाला तो नहीं समझते? देखो मैं क्या बोलता हूँ ना कि वो ना काम के बड़े पक्के होते हैं। मतलब अगर वो आते हैं तो एक सेकंड नहीं छोड़ेंगे उनको। अगर थोड़ा कोई लाइटिंग में टाइम लगा रहा है तो वो आके बोलेंगे सुनो सी वी आर वेरी एक्सपेंसिव ब्रदर, व्हाई आर दे वेस्टिंग टाइम, यूज़ मी। तो खाना भी नहीं खाने जाएंगे, लगे रहेंगे पूरा एकदम पैशनेटली। सुना टीम? हाँ सुन लो भैया आप लोगों के लिए आते पहले चाय चाहिए। हाँ तो वो कहते नहीं नहीं लेट्स फिनिश इट, हर एक मिनट कीमती है, लेट्स डू इट। तो वो एक जो डिसिप्लिन है वो बड़ा कमाल का है, केयर है। तो उसमें आपको जो मैं जब शूट कर रहा था, मैं अपनी मेकअप वैन में नहीं जाता हूँ, मेरा शुरू से मैं हमेशा सेट पे ही रहता हूँ। ब्रेक भी हो गया तो भी सेट पे बैठ के क्या अगला शॉट है कैसे, मैं पूरा बताता रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो टीम को लीड कर रहा है,
उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो आगे वाली टीम को करता है कि एक बंदा होता है कि भैया अपनी वैन में चलेगा 1.5-2 घंटे के लिए रेस्ट मारेगा तो फिर सारी टीम को ये बंदा वहाँ सोने चलेगा, बाकी सब बाहर तो सब है। तो मुझे लगता है जब वो एक बंदा जो आपका डायरेक्टर है, एक्टर जो सेट पे बैठा हुआ है लंच में भी, लंच ब्रेक में भी, और उसके बाद उसने 15 मिनट लंच खाने को लगे और उसके बाद वापस काम पे जुड़ गया कौन सा शॉट कैसे किधर लगाना है। सो आपकी जो टीम एडीज वेडीज कैमरामैन सब दौड़ने लग जाते कि यार ये बॉस ये पहुँच जाएगा, ये टाइम से पहले पहुँचता है, 6:30 का टाइम है, 6 बजे पहले पहुँच जाएगा, तो पहले पहुँचना जरूरी है। सो आई थिंक वो आप यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। बहुत नहीं यार, ये बहुत बड़ी बात है और ये मुश्किल भी है। बहुत अच्छी बात है कि जब बॉस भागा दौड़ी में करता तो पीछे सब लगते हैं भाई कि भाई ये तो आ जाएगा भाई 15 मिनट में। बट ये महंगे होते हैं, महंगे तो होते हैं, महंगे तो होते हैं डेफिनेटली, पर ना वर्थ होते हैं। क्या होता है हर एक चीज़ की जो हम कीमत लगाते हैं ये वर्थ होते हैं, वो चीज़ देते हैं, इसीलिए हम लोगों ने उस बॉडी ऑफ वर्क को देखते हैं। आज देखिए जब बाहर से आते हैं तो उनकी पूरी टीम्स बाहर से आती हैं, फिर वो स्टे करती हैं, उनका खाना हो जो भी हो व्हाटएवर, बट एक एक चीज़ वर्थ होता है। देखिए पैसा तो उतना ही लगना है, जब आप इधर के लोगों को लोगे उसको समझाने में आप मतलब कि पगला जाते हो क्योंकि उनकी रीच वो होती नहीं है। पर जब आप के साथ बोलते हैं ना मल्टीपल इंजन्स लगते हैं काम करने के लिए, तब वो इफेक्ट दिखता है। और मैं अभी अगली पिक्चर है मेरा तो तय है, मेरी तो टीम पूरी फिक्स है कि मुझे इनके साथ काम करना ही करना है। उनको बोल भी चुका हूँ, ऑलरेडी काम भी हमने शुरू कर दिया राइटिंग के ऊपर। मैं लिख रहा हूँ बैठ के, यहाँ से अभी जाऊँगा वापस, मुझे बनाना शुरू करना है, कल से बैठा हूँ मैं वहाँ पर। तो आइडिया ये है कि रुकना नहीं है। मुझे सब जाने बोलते थे यार तेरी पिक्चर भी होगी तो 2.5 साल से लगा हुआ है डे एंड नाइट, अभी तो एक 10 दिन जाके ना तो ब्रेक ले गया तो हो, पर मैं ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा ब्रेक ही काम है कि जब मैं मेरे हाथ में पेन और पेपर आता है और मैं लिखना शुरू करता हूँ तब वो मुझे सेटिस्फाइंग मिलता है, मुझे थकावट जाती है। लेकिन पाजी आपने जब ये फतेह आपने जब सोचा तो आपने किससे बात की? लाइक क्या होता है, फैमिली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है या दोस्त स्ट्रेंथ होते हैं, और खुद का सपना बताते हुए भी आदमी को लगता है कि कब ऐसा लगा कि यार नाउ आई एम रेडी? तो मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैंने जो भी काम किया है, ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू द इंडस्ट्री जिन्होंने काम दिया मुझे, और उस काम के कारण ही मैं सीख के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो मैं कर सकता हूँ ये अभी तक निकलवाया नहीं है उन्होंने। वो मिल नहीं पाया जैसे मैं चाहता था कि अगर मैं कुछ एक्शन करना चाहता था कहीं मिसिंग था, कहीं मैं पिक्चर का कुछ लुक देखना चाहता मुझे लगता था कहीं मिसिंग था। पर जब कोई और डायरेक्टर होता है आप उसको बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते कि यार ये ऐसा डाल, यार ऐसा कर देते हैं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं क्रिएटिवली, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ना क्रिएटिवली आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। बट व्हेन यू बिकम अ डायरेक्टर, व्हेन यू बिकम अ राइटर, जो आपकी एक विजन है जो आपको शूट करना है। मुझे याद है कि मैं अमेरिका गया शूट करने के लिए, गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में शूट करना था। तो एक ही सीक्वेंस था पिक्चर का। अभी अब पूरा यूनिट जब जाता है, कैमरामैन ये वो जाएंगे तो बहुत खर्चे हैं। तो मैंने कहा मैं अकेला जाऊँगा। मैं अकेला गया वहाँ पे और मैंने वहाँ पे सारा यूनिट पकड़ा, वहीं पे लोकल कैमरामैन पकड़े जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था वहाँ पे गए, और मुझे सिर्फ 12 लोगों की परमिशन मिली थी वहाँ पे शूट करने के लिए, फिल्म के लिए, जिसमें खाने वाले भी हैं, पानी वाले भी हैं, लाइट वाले भी हैं, कैमरा वाले भी हैं, सब मिला के 12 लोग। 12वां से 13वां आदमी नहीं जा सकता इंक्लूडिंग एक्टर्स। मैं उन 12 लोगों के साथ गोल्डन गेट ब्रिज में अमेरिका में अकेला शूट करके आया था। और आप सोचो कि वो अगर मैं इधर कहीं पे टाउन में शूट करता 2 दिन मेरा ज़्यादा खर्चा होता, लेकिन अमेरिका का कम खर्चा हुआ गोल्डन गेट ब्रिज का, क्योंकि मैं खुद प्रोड्यूसर था, मैं एक एक्टर था, मुझे पता था कि पैसे कैसे बचा के उसको ग्रैंडियर कैसा दिखाना है। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर चल 6 जाने मेरे साथ जाएंगे, मेकअप आर्टिस्ट आएगा, भैया बुलाना सैलेड कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से नहीं चाहिए, वो 200 मील दूर है ना, वहाँ वाला सैलेड चाहिए मुझे। तो वो वाला ये जो ट्रैप है उसके अंदर मैं फंसना नहीं था, तो मैं इसलिए गया। अभी अगली फिल्म के अंदर मेरी इच्छा है कि मुझे जापान में शूट करनी है, मुझे सऊदी में शूट करनी है, मुझे यूएस में शूट करनी है। वो मैं ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया है कि मैं कैसे कोरिया में जाना है, मिनिमम क्रू के साथ मुझे जाना है, वहाँ पे शूट करके आना है। तो मैंने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई रिस्पेक्ट कि एक प्रोड्यूसर के पैसे की कैसे बचत होती है। मैं जब साउथ में जाता था भारतीय, तो मेरे जो साहब बोलता था, अरे सर फलानी वो एक्टर्स आप साथ कर रही हो तो इतना पैसा ले रही है प्रोड्यूसर से। हम भी बोलते हैं ना सर आप तो उससे बहुत बड़े स्टार हो, आपको तो पैसा मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। मैं कहना तू इतना ही लेगा। मैं क्या उस लड़की की आखिरी पिक्चर है, वो दोबारा नहीं उसको लेगा प्रोड्यूसर, मेरे को और 20 पिक्चरें करनी है हम लोगों को, तो चलिए यही है। हमने उसके बाद 20 पिक्चरें की, उसके बाद दोबारा उसकी पिक्चर नहीं मिली। सो आई फील कि जिस दिन एक एक्टर एक प्रोड्यूसर की सोच के साथ काम करना शुरू कर देगा वो लंबा खींचेगा। जिस दिन एक एक्टर की सोच के साथ चलेगा वो फिर मरेगा। करेक्ट बात कही सर आपने आज हमारी टीम के लिए तो भाई मतलब नहीं बट ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है, और ये सिर्फ उसी आदमी को समझ आएगी जो लंबा काम कर चुका है या जो लंबा काम करना चाहता है। आपने इतने काम किए सर। आप साउथ में जब भी काम करते थे, पंजाबी आदमी मुंबई में आया, साउथ की फिल्मों में, और फिल्में मतलब ऐसे नहीं कि मतलब 2 4 5 की दौर जिया आपने, दौर मतलब
कितनी 50 50 50 मतलब कितना लुंगियां तो तोतियां कितना बाजी भाई हो या नहीं तो लुंगियां तो होती है ना। नहीं बाजी, मैं मतलब अलग ही यार, पंजाबी बंदा साउथ कर रहा है और तो मैं क्या यार कहते हैं नहीं डैड वहाँ जाके वो बड़े स्वीट हैं उन दोनों, बड़े स्वीट हैं। सो आई थिंक वो जो आपकी पॉजिटिविटी है दोनों की वो सब जगह स्प्रेड है ऑलरेडी, सब लोग जानते हैं कमाल के। तो यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऐसे ही कमाल की होती रहे। मीन्स अ लॉट। आपके मुझ से इतनी तारीफ सुनना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बस दोनों हस्बैंड वाइफ सर मिलके लगे हुए हैं, हमें कि हमें भी कुछ अलग करना है। बहुत अच्छा। टीवी कर लिया, अभी यूट्यूब में कुछ अलग करना है। यूट्यूब में भी सब कर रहे हैं, हमको है कि यूट्यूब में जो कर रहे हैं उससे भी थोड़ा अलग करना है। तो बस लगे हुए हैं, आपकी ब्लेसिंग चाहिए पाजी। हम चाहते हैं कि जैसे लोग आपको प्यार करते हैं हमें भी थोड़ा बहुत दे दे प्यार। और पाजी आज का दिन हमारा बेस्ट डे है क्योंकि आज रियल लाइफ हीरो नहीं, रियल लाइफ हीरो आया है और वो है वन एंड ओनली सोनू सूद। थैंक यू सो मच पाजी, खुश रहो, हमेशा हेल्दी रहो। वंस अगेन डू वॉच इट फतेह गाइस प्लीज, बिकॉज और बताना सर को कमेंट करना, डीएम्स कर दिए और बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, थैंक यू।